हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे शिक्षण एवं प्रशिक्षण की मॉनिटरियल प्रणाली के बारे में जानेंगे। मॉनिटरियल सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जो शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, पेपर कोड जो है वो 110 है और पेपर 1 के लिए है। ये आप सभी को तो पता ही है, पेपर 1 के लिए है। आज हम लोग का जो अध्याय है वो 17 है और हम लोग का क्लासेस भी 17 है। जो स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस ईयर के क्लासेस आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्लासेस आप लोग देख लीजिए। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद क्लास है। आपको प्लेलिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाइए और इसका प्रीवियस ईयर के क्लासेस देख लीजिए। हम लोग 16 क्लासेस अभी तक कर चुके हैं। अब आज का जो क्लास है वो 17 क्लासेस है, 17वां क्लास है, जिसमें हम लोग जानेंगे शिक्षण एवं प्रशिक्षण की मॉनिटरियल प्रणाली के बारे में। आइए जानने की कोशिश करते हैं मॉनिटरियल प्रणाली क्या देती है। मॉनिटरिंग प्रणाली, आइए जानते हैं कि शिक्षा में मॉनिटरिंग प्रणाली जो है वो शिक्षण एवं प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग प्रणाली जो है वह किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो आइए इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग सभी प्रश्नों के जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वही प्रश्न हम लोग लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर करिए, जितना हो सके क्लास को फैला दीजिए। शिक्षण एवं प्रशिक्षण की मॉनिटरियल प्रणाली। वैदिक काल में कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को कक्षा या मॉनिटर, कक्षा नायक का ही बना दिया जाता था। बुद्धिमान विद्यार्थी निम्न कक्षाओं को पढ़ाने में सहायता करते थे। इस पद्धति से विद्यार्थी को कुछ समय पश्चात शिक्षण कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता था तथा फिर यदि कभी शिक्षक अनुपस्थित भी रहते थे तो शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहता था। वर्तमान में शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षण आधुनिक तकनीकों के आधार पर प्रशिक्षण देते हैं, जिससे विद्यार्थी की शिक्षण क्षमता में विकास हो। इस अध्याय में नवीन तकनीकों द्वारा शिक्षण कैसे कराया जाता है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे कि नवीन तकनीकों के माध्यम से शिक्षण जो है वह किस प्रकार से कराया जाता है। तो बहुत सारे माध्यमों से कराया जाता है, जैसे कि ई लर्निंग के माध्यम से ई अधिगम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ई अधिगम कहते हैं। ई अधिगम के माध्यम से मिश्रित अधिगम, स्मार्ट क्लास, मुख्य, यहाँ पर मुख्य। तो इन सभी माध्यम से शिक्षा जो है वह वर्तमान में एक नवीन तकनीकों के द्वारा शिक्षण कराया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ई अधिगम क्या है, मिश्रित अधिगम, स्मार्ट क्लास, मुख्य, इनका जो क्या है और किस प्रकार से इसका प्रयोग जो है वो कक्षा में किया जाता है, इसका अर्थ क्या है, इन सभी के जानकारी हम लोग इन सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से ही इन सभी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, ई अधिगम को जाना जाता है। ई अधिगम को जाना जाता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अधिगम, ऑप्शन ब कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम, ऑप्शन स कह रहा है कि अ ब दोनों, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोनों होगा। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम और कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम दोनों हो जाएगा। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ई अधिगम का अर्थ क्या है। ई अधिगम जो है, ई अधिगम शिक्षा की एक नवीन अवधारणा है। शिक्षा की कैसी अवधारणा है, तो शिक्षा की एक नवीन अवधारणा है। शिक्षा की एक नवीन अवधारणा है जिसके अंतर्गत इंटरनेट तकनीकी का प्रयोग पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण एवं संचार के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण एवं संचार के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है। और ई अधिगम शब्द का जो प्रयोग है वो कई जगहों पर किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा,
कंप्यूटर आधारित शिक्षा, कंप्यूटर समर्थित या सहयोगी शिक्षा आदि, इन बहुत सारी जगहों पर जो है ई लर्निंग, ई अधिगम का प्रयोग किया जाता है। ई अधिगम कहिए या ई शिक्षा, क्या ई अधिगम या ई शिक्षा, इसको ई शिक्षा कहिए या ई अधिगम, ठीक है। तो ई अधिगम या ई शिक्षा हेतु कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित सेवाओं द्वारा कौशल एवं ज्ञान का संचार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तो कौशल और ज्ञान का संचार किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों एवं सीखने की प्रक्रिया के उपयोग को प्रभावित बनाया जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग एवं सीखने की प्रक्रिया को उपयोग को प्रभावी बनाया जाए। इसी प्रकार से ई अधिगम के अर्थ जो है प्राकृतिक को निम्न बिंदुओं द्वारा इसको स्पष्ट किया गया है। अधिगम को और भी विस्तृत से जानने के लिए हम इसके प्रमुख बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसके प्रमुख बिंदु जो है वो कौन कौन से हैं। ई अधिगम के अर्थ के प्राकृतिक को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर आइए समझते हैं। ई अधिगम शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय है। क्या है, तो शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय है जो परंपरागत अधिगम से भिन्न प्रकार का है। यह अधिगम की नवीन व्यवस्था करता है। यह अधिगम की नवीन व्यवस्था करता है। ई अधिगम जो है शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय है। समझने की कोशिश करिए, शिक्षा के कैसे प्रत्यय है, तो नवीन प्रत्यय है और यह विभिन्न प्रकार के अधिगम को नवीन व्यवस्था करता है। ई अधिगम की दूसरा पॉइंट कर रहे हैं कि ई अधिगम की प्रमुख विशेषता यह है कि पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण यह संचार कंप्यूटर इंटरनेट प्रणाली से किया जाता है। किससे किया जाता है, तो इंटरनेट प्रणाली से किया जाता है। हम कह सकते हैं कि ई अधिगम क्या है और क्या नहीं है, और यह भी हम कह सकते हैं कि ई अधिगम जो है वो क्या है क्या नहीं है। ई अधिगम में इंटरनेट के उपयोग से अधिगम के वातावरण का विस्तार किया जाता है। इंटरनेट की सहायता से शिक्षकों तथा छात्रों में अधिगम वातावरण का विस्तार किया जाता है। यह वातावरण जो है वो छात्र केंद्रित होता है, और यह वातावरण जो होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि कौन सी केंद्रित होता है, तो छात्र केंद्रित होता है। जबकि परंपरागत शिक्षा में अधिगम की जो वातावरण होती है वह शिक्षक केंद्रित होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परंपरागत शिक्षा में जो अधिगम की वातावरण है वह शिक्षक केंद्रित होता है, और इसमें इंटरनेट सहायता में शिक्षक तथा छात्रों के अधिगम का वातावरण जो विस्तृत किया जाता है वह वातावरण जो होता है वह छात्र केंद्रित होता है। 4 पॉइंट जो कह रहा है कि शिक्षा का नवीन प्रत्यय है। शिक्षा का नवीन प्रत्यय है। ई अधिगम जीवन पर्यंत हेतु वातावरण का सृजन करती है और वातावरण का सृजन करती है, समाज को वास्तविक अधिगम के अवसर प्रदान करती है और समाज के वास्तविक अधिगम के अवसर प्रदान करती है। ई अधिगम एक व्यापक समस्या है, और ई अधिगम जो है एक व्यापक समस्या है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट द्वारा इस प्रकार का अधिगम का संपादन किया जाता है। इस अधिगम का संचार जो है नेटवर्क के माध्यम से सभी को सभी स्थान के लिए किया जाता है। यह जो संचार नेटवर्क का होता है, नेटवर्क के माध्यम से सभी को सभी स्थान के लिए प्रयोग इसका किया जाता है। 6 पॉइंट इसका कह रहा है कि ई अधिगम प्रणाली शिक्षा की वैकल्पिक प्रणाली नहीं है, और ये बात ध्यान दीजिए कि ई अधिगम प्रणाली जो है वह शिक्षा की वैकल्पिक प्रणाली जो है यह नहीं है, अपितु एक नवीन शिक्षा की प्रणाली है जो सभी को शिक्षा के या अधिगम के अवसर प्रदान करती है। उच्च शिक्षा एवं मितव्ययी प्रणाली है। ई अधिगम अधिक व्यापक एवं महत्वपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। इसके द्वारा पाठ्य वस्तु का स्वामित्व
विकसित किया जाता है। किसका स्वामित्व विकसित किया जाता है? तो पाठ्य वस्तु के स्वामित्व विकसित किया जाता है। इसकी प्रभावशीलता परंपरागत शिक्षा के समान ही होता है और इसकी जो प्रभावशीलता होती है वह परंपरागत शिक्षा के समान ही होता है। ई अधिगम का अनुदेशात्मक प्रारूप अपने में पूर्ण होता है क्योंकि इसमें वर्ष से शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया गया है। इसका उपयोग जो है दूरवर्ती शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा में विश्व के अनेक देशों में इसका प्रयोग जो है विश्व में अनेक देशों में किए जाने लगा है। ई अधिगम जो है अनुदेशात्मक प्रारूप में अपने में पूर्ण होता है क्योंकि इसमें जो वर्षों में शिक्षण के सिद्धांत का उपयोग जो है वह इसका उपयोग जो दूरदर्शी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं विश्व के अनेक देशों में इसका प्रयोग जो है वो किए जाने लगा है। ई अधिगम के अंतर्गत निम्न अधिगम भी सम्मिलित रहते हैं। ई अधिगम के अंतर्गत निम्न अधिगम जो है इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि सम्मिलित कौन कौन से अधिगम जो है वह रहते हैं। ऑनलाइन अधिगम, ऑनलाइन शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा, तकनीक आधारित प्रशिक्षण, वेब आधारित प्रशिक्षण, दूरवर्ती अधिगम तथा कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण। क्या? कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण। इस प्रकार से हमने अधिगम, ई अधिगम जो है वो क्या है, ई अधिगम के अर्थ के बारे में हम लोग स्पष्ट जान लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ई अधिगम का आरंभ कहाँ हुआ? ऑप्शन अ है ब्रिटेन में, ऑप्शन ब है अमेरिका में, ऑप्शन स जो है रूस में, ऑप्शन द जो है जापान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन अ, ब्रिटेन में। कहाँ हुआ है? तो ब्रिटेन में इसका आरंभ हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है ई लर्निंग शिक्षा का एक साधन है जिसमें सम्मिलित किया जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, लर्निंग यहाँ पर दिया जाता है यानी कि इंग्लिश में दिया हुआ है, अधिगम हिंदी में। तो ये आप लोग मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये अलग है ई लर्निंग और ये ई अधिगम जो है अलग है। नहीं, इसका यह हिंदी रूपांतरण है अधिगम, लर्निंग का ही हिंदी रूपांतरण जो है वह अधिगम है। तो यह बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बनता है वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज कर देता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ई लर्निंग शिक्षा एक साधन है जिसमें शामिल किया गया जाता है। ऑप्शन अ आत्मप्रेरणा, ऑप्शन ब जो है संचार, ऑप्शन स जो है दक्षता, ऑप्शन द जो है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न जो है ई अधिगम में इंटरनेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट प्रणाली का उपयोग जो है वो किया जाता है। तकनीकी से पाठ्य वस्तु का संचार किया जाता है और तकनीकी से पाठ्य वस्तु का संचार किया जाता है जिससे ज्ञान में वृद्धि की जाती है और छात्रों की निष्पत्तियों में वृद्धि होती है। किसने कहा है? ऑप्शन अ जो है रोशन वर्ग ने, ऑप्शन ब जो है लर्निंग सॉर्क्वर्ट्स ने, ऑप्शन स जो है ब्रांडोन हॉल ने, ऑप्शन द जो है सिस्को ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोशन वर्ग ने। आइए और भी परिभाषाएं देखते हैं ई लर्निंग से संबंधित। टॉम किमी तथा सिस्को के अनुसार इन्होंने परिभाषित किया था ई लर्निंग को। ई अधिगम द्वारा अभिसूचना संप्रेषण की सहायता से शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। अभिसूचना संप्रेषण की सहायता से शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। किसके द्वारा? तो ई अधिगम के द्वारा। प्रशिक्षण की क्रियाएं छात्र के अधिगम एवं प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया जाता है। छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान तथा कौशल उत्तम ढंग से प्रदान किया जाता है। ज्ञान तथा कौशल जो है वह उत्तम ढंग से प्रदान किया जाता है। किसके अनुसार? तो टॉम कैली तथा सिस्को के अनुसार। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रांडो हॉल के अनुसार इन्होंने कहा ई अधिगम के बारे में।
जब अनुदेशन का संचार आंशिक या पूर्ण रूप में, जब अनुदेशन का संचार जो है वह आंशिक या पूर्ण रूप में विद्युत यंत्रों के माध्यमों की सहायता से तथा वेबसाइट एवं इंटरनेट अथवा बहु माध्यमों सीडी, रोम, डीवीडी से किया जाता है, तब इसे ई अधिगम कहते हैं। तब इसको ई अधिगम कहते हैं। किसके अनुसार? तो ब्रांडोन हॉल के अनुसार, लर्निंग सर्किट्स के अनुसार ई अधिगम के प्रयोग, ई अधिगम के उपयोग एवं प्रक्रिया का व्यापक क्षेत्र है। प्रक्रिया का क्या है? ई अधिगम के उपयोग एवं प्रक्रिया का व्यापक क्षेत्र है। जैसे वेब आधारित अधिगम, कंप्यूटर आधारित अधिगम, वास्तविक कक्षा शिक्षण को सम्मिलित किया जाता है। इन माध्यमों से पाठ्य वस्तु का संचार किया जाए तथा इंटरनेट का उपयोग किया जाए। दृश्य एवं श्रव्य टेप, सैटेलाइट प्रसारण में दूरदर्शन, सीडी रोम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सीडी रोम का उपयोग किया जाता है। किसके अनुसार? तो लर्निंग सर्किट्स के अनुसार। नेक्स्ट है रोशन वर्ग के अनुसार। रोशन वर्ग के बारे में तो अभी हमने देखा। रोशन वर्ग के अनुसार इन्होंने कहा कि ई अधिगम में इंटरनेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट तकनीक से पाठ्य वस्तु का संचार किया जाता है, जिससे ज्ञान में वृद्धि की जाती है और छात्रों को निष्पत्तियों में वृद्धि की होती है, और छात्रों के निष्पत्ति में वृद्धि होती है। किसके अनुसार? तो रोश वर्ग। किसके अनुसार? तो रोश वर्ग के अनुसार। रोश वर्ग के अनुसार ई अधिगम शुद्ध अभिसूचना को अपेक्षित व्यक्ति को सही समय पर तथा सही स्थान पर समुचित माध्यमों के उपयोग से प्रदान की जाती है। समुचित माध्यमों के उपयोग से प्रदान की जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी परिभाषाएं के बारे में अच्छे से जान लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है ई अधिगम की विशेषताएं हैं। ऑप्शन अ, ई अधिगम छात्र केंद्रित होता है। ऑप्शन ब करें कि ई अधिगम कक्षा अधिगम से मितव्यय होता है। ई अधिगम जो है कक्षा अधिगम से मितव्यय होता है। ऑप्शन स करें कि ई अधिगम में छात्रों को अपनी अधिगम से सीखने का अवसर दिया जाता है। अपनी अधिगम से सीखने का अवसर दिया जाता है। और द करें कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। अधिगम की विशेषता जो है वो छात्र केंद्रित होता है, यह भी सही है। अधिगम से मितव्ययी होता है, कक्षा अधिगम से मितव्ययी होता है। छात्रों को अपनी गति से सीखने का अवसर दिया जाता है ई अधिगम के द्वारा। और भी इसकी विशेषताएं हैं, तो चलिए और भी इसकी विशेषताएं के बारे में देख लेते हैं। ई अधिगम की विशेषताएं, ई अधिगम की प्रमुख विशेषताएं। इस प्रकार के अधिगम में छात्रों की अपनी गति से सीखने का अवसर दिया जाता है। इसे स्वाध्याय भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि छात्रों के स्वयं सीखने की एक अवसर दिया जाता है, जिसके स्व अध्याय भी कहा जाता है। इस अधिगम में कंप्यूटर विज्ञान की इंटरनेट तथा वेब टेक्नोलॉजी पर आधारित ऑनलाइन अधिगम है, जिसमें शिक्षक तथा छात्रों के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन का माध्यम ऑनलाइन एवं इंटरनेट टेक्नोलॉजी होता है। ऑनलाइन एवं इंटरनेट टेक्नोलॉजी होता है। यह अधिगम स्वनिर्देशित होता है, और अधिगम जो है यह स्वनिर्देशित होता है। छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य वस्तु का चयन करता है। अधिगम के लिए माध्यम का चयन भी अपने आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ई अधिगम में बहु माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसमें बहु माध्यमों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संचार एवं प्रसारण की प्रविधियों की उपयुक्त की जाती है। विभिन्न प्रकार की प्रसारण और संचार की प्रविधियों का प्रयोग है उसका किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि ई अधिगम में इंटरनेट या वेब आधारित संप्रेषण सेवाओं जैसे कि ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मेल लिस्ट, लाइव चैट्स तथा मोबाइल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट करें कि ई अधिगम छात्र केंद्रित होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ई अधिगम जो है वह छात्र केंद्रित होता है। ई अधिगम में भौगोलिक बाधाओं का समाधान होता है। इसमें भौगोलिक बाधाओं का समाधान होता है तथा मुक्त शिक्षा का प्रावधान भी होता है। ई अधिगम में अधिगम संख्या में छात्रों की सम्मिलित किया जाता है। इसमें छात्रों में सम्मिलित किया जाता है, इसलिए कक्षा में छात्रों की संख्या जो है वो अधिक होती है और कक्षा में छात्रों की जो संख्या है वो अधिक होती है। ई अधिगम का आयोजन ऑनलाइन किया जाता है। इसका आयोजन जो है ऑनलाइन किया जाता है, इसलिए छात्र इसे अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। छात्र जो है अपनी आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ई अधिगम को कंप्यूटर द्वारा प्रोन्नत किया जाता है। किसके द्वारा? तो कंप्यूटर के द्वारा इसको प्रोन्नत किया जाता है। इसमें इंटरनेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ई अधिगम कक्षा अधिगम से मितव्यय तथा तीव्र होता है। क्या होता है? मितव्यय तथा तीव्र होता है। ई अधिगम से कंप्यूटर एवं इंटरनेट कौशलों का विकास होता है और ई अधिगम से कंप्यूटर एवं इंटरनेट कौशलों का विकास होता है। इसमें छात्रों को अंतः प्रक्रिया का अवसर अधिक प्राप्त होता है। इसमें जो छात्रों का अंतः प्रक्रिया जो है वह अधिक प्राप्त होता है। ई अधिगम में संचार माध्यमों तथा विधियों को संयुक्त रूप से प्रयुक्त किया जाता है। इसमें संचार माध्यमों तथा विधियों को संयुक्त रूप से प्रयुक्त किया जाता है। ये था कुछ प्रमुख विशेषताएं ई अधिगम के बारे में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ई अधिगम के उद्देश्य हैं। ई अधिगम के उद्देश्य हैं। ऑप्शन अ, ई अधिगम से पाठ्य वस्तु का संचार तथा संप्रेषण करना। ऑप्शन ब है ई अधिगम से मिश्रित माध्यमों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन स कह रहे कि मुक्त विद्यालयों में ई अधिगम में शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना। ऑप्शन द कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होगा। ई अधिगम के उद्देश्य जो है, ई अधिगम के उद्देश्य और भी है। ई अधिगम से स्थानीय समुदाय तथा भूमंडलीय समुदाय को शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। स्थानीय समुदाय तथा भूमंडलीय समुदाय दोनों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। और भी इसका उद्देश्य है कि ई अधिगम से शिक्षा का सभी को समान अवसर प्रदान करना। शिक्षा जो है इसके सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना ई अधिगम की उद्देश्य है। ई अधिगम का उद्देश्य जो है मिश्रित माध्यमों को प्रोत्साहित करना। किस माध्यम को? तो मिश्रित माध्यमों को प्रोत्साहित करना। मुक्त विद्यालय में ई अधिगम से शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना। मुक्त विद्यालय जो है उस वहाँ पर ई अधिगम से शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना। ऑनलाइन शिक्षा को ई अधिगम से प्रोत्साहन तथा प्रोन्नत करना। क्या करना? तो ई अधिगम से ऑनलाइन शिक्षा का ई अधिगम से प्रोत्साहन तथा प्रोन्नत करना। ऑनलाइन शिक्षा से शोध अध्ययनों में तीव्रता से वृद्धि करना। शोध अध्ययनों में तीव्रता से वृद्धि करना। ई अधिगम से उच्च शिक्षा को मितव्ययी करना। क्या करना? तो उच्च शिक्षा को मितव्ययी करना। और इसके माध्यम से ई अधिगम के माध्यम से इसका जो उद्देश्य है बृहत अधिगम तकनीकों का विकास करना। किसका विकास करना? तो बृहत तकनीकों का विकास करना उद्देश्य। ये था ई अधिगम के कुछ प्रमुख उद्देश्य। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ई अधिगम में निहित तकनीकियां हैं। ऑप्शन आ बहुमध्य CD रोम। ऑप्शन ब जो है इंटरनेट पाठ्य वस्तु। ऑप्शन स है आभासी
कक्षा शिक्षण, ऑप्शन द जो है ए सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सभी होगा। ई अधिगम की और भी तकनीकियां हैं जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ई अधिगम में निहित तकनीकियां, ई अधिगम में निहित तकनीकियां के बारे में देख लेते हैं। वेब आधारित शिक्षण सामग्री क्या है, तो वेब आधारित शिक्षण सामग्री। दूसरा है वेबसाइट, वेबसाइट, ईमेल, ईमेल तथा मोबाइल लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, इंटरनेट टेक्स्ट, इंटरनेट टेक्स्ट लर्निंग, मैनेज्ड सॉफ्ट, लर्निंग मैनेज सॉफ्टवेयर, अनुकरणीय भूमिका निर्वाह, अनुकरणीय भूमिका निर्वाह, निर्वाह, कंप्यूटर सहायक आकलन, कंप्यूटर सहायक आकलन, कंप्यूटर एडेड असेसमेंट, कंप्यूटर जिसको इंग्लिश में कंप्यूटर एडेड असेसमेंट कहते हैं। आभासी कक्षा शिक्षण, आभासी कक्षा शिक्षण जिसको इंग्लिश वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं, वर्चुअल क्लासरूम, खेल और खेल। तो ये सभी ई अधिगम में निहित तकनीकियां थी। ई सभी जो था, ये जो था वो ई लर्निंग में निहित तकनीकियां था। अधिकांशतः देखा जाता है कि ई अधिगम हेतु मिश्रित तकनीकों का ही प्रयोग किया जाता है तथा नेटवर्क के माध्यम से अधिगम तकनीकी तथा शिक्षा तकनीकी को अधिगम के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा, मोबाइल अधिगम अधिक प्रचलन में है। अभी हम लोग किसे पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल के द्वारा ही पढ़ रहे हैं, लैपटॉप के द्वारा ही पढ़ रहे हैं। तो अभी जो क्या है, मोबाइल लर्निंग जो है वो अधिक प्रचलित है। इन सभी तकनीकों के सुविचारित उपयोग का ही परिणाम है कि आज ई अधिगम एक लचीली अधिगम पद्धति के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। आज जो अधिगम है वह लचीली अधिगम पद्धति के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ई अधिगम को शैक्षिक वेबसाइट भी कहते हैं। और ई अधिगम को क्या कहते हैं, तो इसको शैक्षिक वेबसाइट भी कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ई अधिगम को शैक्षिक वेबसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो शैक्षिक वेबसाइट भी कहा जाता है। और इसका उपयोग जो है वो अन्य क्षेत्रों में भी इसका किया जाता है, जैसे कि उपकरण या तकनीक में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये था ई अधिगम के कुछ प्रमुख तकनीकें। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख का लाभ क्या है। ऑप्शन अ, मुख अधिगम सामग्री की संकल्पना का उपयोग। ऑप्शन ब कह रहे एक साथ हजारों विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने की क्षमता रखने वाला। ऑप्शन स कह रहे सहपाठियों के माध्यम सामूहिक परिचर्चा का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाला। ऑप्शन द कह रहे इस सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस सभी हो जाएगा। आइए मुख के बारे में जानते हैं। इसको इंग्लिश में MOOC कहते हैं, मुख। तो आइए मुख के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। मुख शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 2008 में 2008 में दावे कार्नियर ने इसका प्रयोग किया था। किसने किया था, तो दावे कार्नियर ने इसका प्रयोग किया था। दावे ने जॉर्ज साइमन एवं स्टीफन डाउन द्वारा विकसित मुक्त ऑनलाइन कोर्स
कनेक्टिविटिज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज नामक कोर्स के लिए किया था। इस कोर्स में नतियाबा विश्वविद्यालय में 25वें विद्यार्थी शामिल किए गए थे जिन्होंने कोर्स की फीस दी थी और उनके साथ सामान्य जन समूह के 2500 अन्य प्रतियोगियों ने भाग लिया था जिन्होंने कोई फीस नहीं दी थी। वस्तुतः मुख्य शब्द से जोड़ा मैसिव शब्द एक समय में अनगिनत विद्यार्थियों को कोर्स में प्रवेश देने की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। किसको प्रतिबिंबित करता है? तो किसको प्रतिबिंबित करता है? तो अनगिनत विद्यार्थियों को कोर्स में प्रवेश देने की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2016 में कब? तो 2016 में भारत सरकार ने 2016 में अपना मुख्य मंच जिसका नाम स्वयं रखा, जिसका नाम क्या रखा? स्वयं रखा। इसका नाम स्वयं रखा। ये स्वयं आप लोग मत समझिएगा, इसका नाम ही स्वयं रखा गया है। का आरंभ किया। स्वयं जो है, स्वयं शब्द का जो विस्तार है, स्वयं शब्द का अगर विस्तार देखा जाए, स्वयं शब्द का विस्तार अगर देखा जाए तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर स्टडी, इसका विस्तार देखा जाए तो क्या? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एंगस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एंगस्पायरिंग माइंड्स किसका? तो स्वयं का इन्होंने विस्तार किया था। स्वयं किसके स्थान पर? तो मुख्य के स्थान पर इन्होंने लॉन्च किया था। मुख्य मंच जिसका नाम इन्होंने स्वयं रखा था 2016 में। कब? तो 2016 में। ये ध्यान दीजिएगा कब रखा था? तो 2016 में। मुख्य जो है शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में मुख्य एक नवाचार है। क्या है? तो मुख्य जो है शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में एक नवाचार है। यह एक नवाचार है। मुख्य में निहित दर्शन शिक्षण अधिगम को एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है और मुख्य को आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया माना जाता है। इसको आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया। सह दूरदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्षेत्र में ICT आधारित प्रयास है जिसका शिक्षक शिक्षा में व्यापक क्षेत्र में तथा एक शिक्षक सहित अनेक लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में अवसर प्रदान करता है। वस्तुतः मुख्य एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के तीव्र विकास ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है और शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के तीव्र विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के तीव्र विकास ने ऑनलाइन अधिगम की कई प्रतिमानों के विकास में योगदान दिया है। मुख्य वे पाठ है जिसका विकास जो है 21वीं सदी के आरंभ में सूचना एवं कब? तो 21वीं सदी के आरंभ में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के तीव्र विकास के फलस्वरूप हुआ है, यो जिसे एक बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के लिए बनाया गया है, जिसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं भी और कभी भी सीखा जा सकता है, जिसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा
कहीं भी और कभी भी सीखा जा सकता है जब तक इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हो, और वे सभी पाठ्यक्रम बिना किसी प्रवेश योग्यता के संपूर्ण ऑनलाइन अधिगम अनुभव अध्येता को प्रदान करने में सक्षम हो। ई अधिगम के सभी मॉडल लगभग एक जैसे ही प्रतीत होता है। ऐसे में मूक को परिभाषित करना एक दुष्कर कार्य है। अब वस्तुतः मूक एक इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन अधिगम पाठ है, और वस्तुतः देखा जाए तो मूक जो है एक इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन अधिगम पाठ है। वस्तुतः देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन एक अधिगम पाठ है। मूक की कोई सर्वमान्य वैश्विक परिभाषाएं उपलब्ध नहीं है, परंतु इसे बड़े अध्येता समूह के लिए विकसित एक ऑनलाइन अधिगम युक्त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आइए मूक के विभिन्न अवयवों के आधार पर मूक को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही हम स्पष्ट करते हैं, मूक MOOC, मूक के नाम से ही हम लोग स्पष्ट करते हैं। M से हो गया मैसिव, MASSIVE मैसिव। O से हो गया ओपन, फिर O से हो गया ऑनलाइन, C से हो गया कोर्स, मैसिव का अर्थ है कि वह ऑनलाइन कोर्स जिसे प्रतिभागियों की बड़ी संख्या के लिए निर्मित किया गया हो, बड़ी संख्या के लिए निर्मित किया गया हो। ओपन का अर्थ हो गया कि अर्थात वह पाठ जो स्थान अध्येता की गति, समय स्थान की सीमाओं से मुक्त हो, यो जिसमें प्रवेश हेतु कोई पूर्व निर्धारित योग्यता न हो, और जिसमें प्रवेश हेतु कोई निर्धारित योग्यता जो है वह न हो। ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के इसका अर्थ होता है कि वह पाठ जो पूर्णतया नामांकन अध्ययन से लेकर परीक्षण प्रमाणीकरण तक इंटरनेट आधारित हो, परीक्षण प्रमाणीकरण तक इंटरनेट आधारित हो। कोर्स जो है इस कोर्स अर्थात अधिगम अनुभव की अपने पाठ में संपूर्ण एक इकाई है। क्या है? अपने पाठ की संपूर्ण एक इकाई है। अतः इन सभी से हम समन्वित रूप में यह कहा जा सकता है कि मूक एक पूर्णतया इंटरनेट आधारित मुक्त अधिगम प्रणाली है। किस पर? तो इंटरनेट पर आधारित मुक्त अधिगम प्रणाली है जो प्रतिभागियों की बड़ी संख्या के लिए निर्मित किया गया है, जो प्रतिभागियों के लिए बड़ी संख्या में इसको निर्मित किया गया है। आइए अब जानते हैं मिश्रित अधिगम। ये इससे भी प्रश्न बनता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं मिश्रित अधिगम के बारे में। मिश्रित अधिगम के बारे में, मिश्रित अधिगम, ब्लेंडर, जिसको ब्लेंडेड इंग्लिश में ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग, इसके बारे में देख लेते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग या मिश्रित अधिगम वह औपचारिक शिक्षा प्रणाली है जिसमें छात्र पाठ्यक्रम का कुछ अंश डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं, कुछ अंश जो है डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं, तथा शेष पाठ्यक्रम कक्षा में परंपरागत शिक्षण के रूप में पढ़ते हैं, जहां कंप्यूटर आधारित गतिविधियों के माध्यम से अन्य सामान्य माध्यमों से शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है। अन्य कार्य जो है शिक्षण संपन्न किया जाए। जैसे कि आप लोग कुछ ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ ले रहे हैं, और कुछ जो है अपने पाठ्यक्रम से पढ़ रहे हैं, क्लास में जाकर आप लोग पढ़ रहे हैं, और कुछ जो है ऑनलाइन माध्यम से आप लोग पढ़ ले रहे हैं। तो ये सब क्या है? मिश्रित अधिगम है, ब्लेंडेड लर्निंग है। मिश्रित अधिगम को अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम इस शब्दावली का प्रयोग जो है 90 के दशक में, कब? तो 90 के इसके दशक में इसका प्रयोग जो है अमेरिका में हुआ था। कहाँ? ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था।
किंतु उस समय इसका जो स्वरूप था वो स्पष्ट नहीं था। 2006 में बैंक तथा ग्राह ने अपनी पुस्तक 2006 में कब 2006 में बैंक तथा ग्राह ने कौन तो बैंक तथा ग्राहम ने अपनी पुस्तक हैंड बुक ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, इनकी जो पुस्तक थी वो पुस्तक का नाम क्या था, ये अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा। पुस्तक जो था हैंड बुक, आप लोग कहीं नोट डाउन भी कर लीजिए, हैंड बुक ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। सर्वप्रथम मिश्रित शिक्षण की परिभाषा इसने प्रस्तुत की थी और इन्होंने सर्वप्रथम सबसे फर्स्ट में इन्होंने परिभाषा प्रस्तुत की थी। उनके अनुसार मिश्रित अधिगम प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें आमने सामने का कुछ शिक्षण तथा कंप्यूटर सहित अनुदेशन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। प्रयोग जो है वो किया जाता है। ये था, अभी हमने देखा था मिश्रित अधिगम के बारे में। मिश्रित अधिगम में हमने क्या देखा, तो इसका प्रयोग जो है वो सब सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में, जो स्पष्ट रूप से सफल नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद से 2006 में बैंक तथा ग्राह ने अपने पुस्तक में मिश्रित अधिगम का इन्होंने परिभाषित किया था। आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप लोग का एग्जाम डेट जो है वो बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग अब तैयारी के ऐसे हल्की में मत लीजिए कि एग्जाम जो है वो डेट आप लोग का बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फेस्टिवल्स जो भी है, फेस्टिवल्स भी इसमें है और फिर आप लोग को तैयारी भी करना है, तो काफ़ी हार्ड वर्क इसमें आप लोग को करना पड़ेगा इस बार। इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं और घर की सफाई वगैरह भी करनी है और फिर उसके बाद से पढ़ाई भी देखनी है। तो आप लोग पढ़ाई को अपना कंटिन्यू बनाए रखिए, थोड़ा बहुत पढ़ते चलिए। एग्ज़ाम डेट जो है बहुत ही नज़दीक आ रहा है। आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और क्लास को जितना हो सके आप लोग फैला दीजिए, अपने दोस्तों के बीच जितना हो सके शेयर करिए, सभी के पास इस क्लास को पहुंचा दीजिए कि ऑनलाइन क्लास जो है अब चल रहा है, कंटिन्यू क्लासेस चल रहा है। सुबह में आप लोग का डेली क्लासेस चलेगा, तो सबको बता दीजिए कि सुबह में आप लोग का डेली क्लासेस जो है अब चल रहा है।